हमने कल का जो क्लास था उसमें देखा था कि कुछ नहर मार्ग होते हैं जो सिंचाई के लिए भी होते हैं और जल मार्ग के लिए भी होते हैं। नहर होते हैं तो जिनका कार्य जल मार्ग के रूप में होता है नहर मार्ग कह देते हैं। और लास्ट में पढ़ा था कि कुछ नहर होते हैं जो केवल जल मार्ग का काम करते हैं, उनको भी नहर मार्ग कहा है ना। हुगली नहर, कोलकाता पूर्वी नहर, मिदनापुर नहर, सर्कुलर नहर। दूसरा था बकिंघम नहर, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। फिर है गोदावरी नहर, कृष्णा नहर, केरला की कुछ नहरें और बैक वाटर्स, गोवा की नहरें। गोवा में कौन कौन सी नदी नाम बताया था हमने, बताइए जरा। गोवा में नदी का नाम क्या क्या था? मांडवी और जुआरी। वेरी गुड। आज हम इसी का आंतरिक जल मार्ग का ही एक लास्ट टॉपिक करके समुद्री जल मार्ग शुरू कर देंगे आज। आज बंदरगाह पढ़ने वाले हैं हम लोग। बहुत ध्यान से, जहां दिक्कत होगी वहां आप हमसे पूछिएगा। देखिए, आंतरिक जल मार्ग जो हम पढ़ रहे हैं, तो आंतरिक जल परिवहन के लिए कुछ तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तिथियां मतलब कुछ अच्छा उस पे स्थापना हुआ है या कुछ अच्छा शुरुआत हुआ है, वह सब है आंतरिक जल मार्ग के लिए या आंतरिक जल मार्ग परिवहन के विकास के लिए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको मैंने टाइप ही कर दिया है ताकि कम से कम समय लगे। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना। आंतरिक जल परिवहन के विकास करने के लिए एक जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। जल परिवहन बोर्ड, इसका नाम हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र। स्थापना कब हुई? 1952 में। आप जानते हैं 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ही मतलब बहुत ही सुगम थी, बहुत अधिक उधर व्यापार होता था कृषि के पदार्थों का, चाहे कोयला का या खनिज का, तो वहां के उसी पर फोकस था, उधर ही जल मार्ग था मेनली। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई 1952 में। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है वह है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। इसका सन है 1986। ये जो बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कहेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आप आंसर बता सकते हैं अभी। और गंगा ब्रह्मपुत्र ही नाम अधिक पहले यही नाम क्यों रखा? क्योंकि वही सबसे अधिक विकसित था उस समय में। हाँ, देन भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना। प्राधिकरण का मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या होती है? प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, मतलब अंतर्देशीय जल मार्ग पर जो भी नियम कानून बनेंगे ना, नियम कानून बनाने का काम इसी का होगा। किसका? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का। स्थापना कब हुई है? 1986 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो जल मार्ग है उन सबको यही शासित प्रशासित करता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, यह एक संस्थान बनाया गया और नौ संस्थान का उद्देश्य था प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। नौवहन के लिए, नाव चलाने के लिए, नौका संचालन करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान स्थापित किया गया था पटना में, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान के नाम से। स्थापना का समय तो नहीं दिया हुआ है बुक में, लेकिन यह 2004 से काम करना शुरू किया और यह देश का प्रथम प्रशिक्षण संस्थान था। नाम है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। याद रहेगा, हम पढ़ रहे हैं पूरे देश के बारे में, पटना में ही स्थापित होने हुआ है। ये हमारे गर्व की भी बात है और ध्यान भी रखना है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। तो इस तरह से यही 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं आपके बुक में जिन्हें ध्यान रखना है, और ये तिथियां मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में आपसे, तो याद रखेंगे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना। इसे नहीं भूलना आपको कि कब स्थापना हुआ था।
तो हमने आंतरिक जलमार्ग को कंप्लीट कर लिया है। किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? आंतरिक जलमार्ग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे समुद्री जलमार्ग। अभी परिवहन में ही हम पढ़ रहे हैं ना जलमार्ग, तो जलमार्ग में आंतरिक और समुद्री दो था, अभी समुद्री शुरू हो रहा है और आज ही बंदरगाह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पतन, पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? और इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? पोर्ट। हाँ, पोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, चाहे पतन कहते हैं। ये क्या होता है? तो जो समुद्र के किनारे जगह बना देता है जहां पर गहराई थोड़ी अधिक होती है, वहां पर जहाज, समुद्री जहाज आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। वहीं पर उनका ठहराव होता है। जिस तरह से आप बस स्टैंड की बात जानते हैं, वैसा ही बंदरगाहों का होता है ये, कि समुद्री जहाजों का होता है। समुद्री जहाज को क्या कहते हैं? शिप कहते हैं, है ना? तो यही है। अगर हम आपसे कहेंगे पतन, चाहे बंदरगाह, चाहे पोर्ट, तो आप यही समझेंगे कि समुद्र में जो शिप चलते हैं, उन शिपों का ठहरने का जगह है, चाहे उनका एक केंद्र है जहां पर सामान कहीं से लाते हैं तो वहां रुकते हैं, वहां सामान उतारा जाता है, फिर वहीं पे सामान लोड किया जाता है। यह सब जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है, जिस तरह से एयरपोर्ट होता है, वैसे ही शिप का जो पोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? खाली पोर्ट कहते हैं। हाँ, पोर्ट, चाहे पतन, चाहे बंदरगाह। तो पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग, पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग, यह है हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक पर टॉपिक को समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग होते हैं पतन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग होते हैं। आपको बताऊं, जितना हम व्यापार करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, उसका 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। 95% व्यापार हम समुद्री मार्गों से करते हैं। तो देखिए, तो जो पतन है डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग हैं। इनके ही सहायता से हम व्यापार कर पाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गेटवे का मतलब होता है द्वार। इंटरनेशनल ट्रेड का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार होता है, कौन सा होता है? पतन। एग्जाम में पूछे कि पतन इंटरनेशनल ट्रेड का द्वार कैसे होता है, बता रहे हैं। पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% पतन से ही होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। तो पतन नहीं रहेगा तो 95% व्यापार होगा नहीं, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, यह जो पतन होते हैं गेटवे होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि भार के विचार से जितना किलो सामान भेजते हैं ना, उसका 90% हम पोर्ट से ही भेजते हैं, बंदरगाह से ही भेजते हैं। मूल्य के विचार से जितने रुपए का हम सामान बेचते हैं ना, उसमें का या खरीदते हैं, उसमें से 70% पोर्ट से ही करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितना व्यापार होता है, जो ट्रेड, जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब वायुयान की सहायता से, चाहे ट्रेन की सहायता से, चाहे जैसे भी, हाँ, सड़क मार्ग की सहायता से, समुद्र की सहायता से 95%। जितने रुपए का होता है उसका 70% समुद्र की सहायता से, मतलब पोर्ट की सहायता से। और जितना किलो का होता है उसमें से 90% होता है पोर्ट की सहायता से। इसलिए हम कहते हैं, पोर्ट्स को कहते हैं गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके आगे देखिए, हमारे देश में आप जानते हैं जो समुद्री तट है उसकी लंबाई कितनी है? समुद्री तट की लंबाई हमारे देश में, इसको भूलिएगा नहीं, बार बार पूछेगा, जिंदगी भर पूछेगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे। हमारे देश में समुद्री तट है ना, आपको इंडिया का मैप दिखाएंगे, दिखाई देते हैं, कहां से, पीछे दिखाते हैं। देखिए, समुद्री तट जहां समुद्र है, यहां से लेकर के ये पूरा, इसको समुद्री तट बोलते हैं। इधर आते रहिए, देखते रहिए, रेल पेन घुमा रहा हूं।
इधर तक, यहाँ तक, ये पूरा समुद्र के किनारे है, समुद्री तट है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। ठीक है, 7,517 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है 7,517 किलोमीटर, इस लंबाई पर पता है आपको कि जो बुक में लिखा है 13 बड़े बड़े पोर्ट हैं और छोटे छोटे पोर्ट्स 200 हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्ट्स 200 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है समुद्री तट और बंदरगाह। हमारे देश में अभी आपकी किताब के अनुसार 590 शिप हैं, बड़े बड़े 590 शिप चलते हैं। और जो माल ढोने की क्षमता है, इनकी क्षमता है 4,640 लाख टन। इन शिप्स की सहायता से इतना माल ढोते हैं हम। ठीक है, और ये जो आप तो पढ़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हम जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पोर्ट है और यहाँ पे पटना है, इधर डालते हैं, इधर पटना है, इधर कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता। तो पटना से सामान कोलकाता पे आएगा। इधर मान लेते हैं कि मान लेते हैं इधर लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है, लखनऊ का सामान कोलकाता में आएगा। तो यह आंतरिक व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। हम किसी दूसरे देश से लाते हैं कोलकाता पोर्ट पे, तो उस सामान को फिर देश के जो विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं। तो यहाँ से आंतरिक व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो पतन होते हैं, ये होते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग के गेटवे, है ना, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक तरह से आपने क्या देख लिया इसी की सहायता से कि जो समुद्री मार्ग से चाहे पोर्ट की सहायता से जो व्यापार होता है उसका विवरण देख लिया। देखा आपने कि 95% जो व्यापार करते हैं हम समुद्री मार्ग से करते हैं, और 70% जितना पैसा करते हैं उसमें से 70% मूल्य का व्यापार समुद्री मार्ग से करते हैं। फिर 90% भार के हिसाब से व्यापार हम समुद्री मार्ग से करते हैं। हमारे देश की तटीय रेखा की लंबाई है 7,517 और हमारे देश में पोर्ट्स की संख्या कितनी है? बड़े बड़े 13 और छोटे छोटे कितने पोर्ट्स हैं? तो 200। ठीक है, और इनके भार वहन करने की क्षमता है 4,640 लाख टन। हाँ, 1 टन बराबर कितना किलो होता है? 1 टन बराबर 1000 किलो, है ना। तो 4,640 लाख टन क्षमता है। और ये सब ना खाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ही सहायता नहीं करते हैं, आंतरिक व्यापार में भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हो गया गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नोट्स में पूरा जितना बताया हूँ ऐसे ही मिल जाएगा, आपको समझ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? अभी स्वतंत्रता के बाद समुद्री जलमार्ग का पुनः उद्धार। स्वतंत्रता के बाद, जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद समुद्री जल मार्ग पर क्या काम हुआ है, विकास का क्या काम हुआ है, उसे पुनः उद्धार अच्छा है विकास। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, बात समझ रहेंगे आप आंसर कर देंगे। तो स्वतंत्रता के बाद समुद्री मार्ग का विकास कैसे हुआ, अच्छा है पुनः उद्धार कैसे हुआ, इसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या? पतन कहते हैं ना। पतन मतलब क्या? बंदर। बंदरगाह मतलब क्या? पोताश्रय। पोताश्रय आपने देखा ही ना, जिस तरह से बस स्टैंड पे बस आश्रय लेते हैं, ऐसे यहाँ पर भी पोत आश्रय लेते हैं, पोताश्रय। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? पोर्ट, है ना। वेरी गुड। तो इनका विकास कैसे हुआ है स्वतंत्रता के बाद, हम इसे देख रहे हैं। तो आपने तो देख लिया अभी कि हमारी समुद्री रेखा या समुद्र की तटीय रेखा कितनी लंबाई की है, बताइए लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। वेरी गुड, 7,517 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी इतनी बड़ी तट रेखा है जहां से जिसकी रक्षा करना हमारा काम है ना। हम
इसका रक्षा करना भी काम है, क्योंकि आपने देखा था जो मुंबई अटैक हुआ था, याद होगा आपको, समुद्र मार्ग से तो टेररिस्ट आए थे ना, तो इसलिए इनकी रक्षा करना करना जरूरी है। साथ में ही आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे पास है, लक्षद्वीप हमारे पास है ना, ये सब द्वीप जो समुद्र के अंदर हैं। इन सब की रक्षा करना काम है। तो पोर्ट का विकास जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अपनी तट रेखा की रक्षा करनी है, अपने द्वीपों की रक्षा करनी है। हम पढ़ रहे हैं कि क्यों, मतलब उधार वो सब क्या हुआ है स्वतंत्रता के बाद, तो उधार का पहले कारण बता दे रहे हैं कि उधार की जरूरत क्यों है ना। जरूरत यही है कि तट रेखा लंबी है, इसकी रक्षा करनी है, द्वीपों की रक्षा करनी है, इसलिए हमें समुद्री जल मार्ग का उधार आवश्यक है। साथ में देखिए, साथ में आप जानते हैं कि समुद्र में खनिज मिलता है ना। आप जो पढ़े थे बम्बई हाई पेट्रोलियम में, बम्बई हाई, जहां से कच्चा पेट्रोल किस कारखाने में जाता है? कोयले के कारखाने में जाता है ना। कोयले एक तेल शोधन कारखाना है। तो बम्बई हाई कहाँ पे है? समुद्र में ही तो है। तो समुद्र में हमारे खनिज तेल भी हैं, इनका उत्पादन हमने शुरू कर दिया है। आपने पढ़ा था शुरू के लेसन में EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कितना किलोमीटर तक का होता है, कितना नॉटिकल माइल्स का होता है, याद है आपको? 200 नॉटिकल माइल्स का। हाँ, 200 नॉटिकल माइल्स का होता है EEZ। अगर किलोमीटर में कहें, यह होता है 9.2 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नॉटिकल माइल्स और किलोमीटर छोड़ दीजिए, अभी इसकी बात नहीं करते, EEZ की बात नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि 9.2 किलोमीटर जो हमारे तट से जो समुद्र के अंदर का भाग है, उस पर हमारा अधिकार है, और वहां पे बहुत सारे खनिज मिल गए हैं। उन खनिजों की रक्षा करना भी हमारा काम है। तो हमने इसलिए भी पोताश्रयों का पुनरुद्धार कर दिया है। अभी इसमें है कि पहले क्या था, स्वतंत्रता से पहले जो पोताश्रय थे ना, उनको हम कहते थे, हम पोताश्रय, खाली पोताश्रय कहते थे, अभी उनको कहते हैं पतन। पोताश्रय मतलब जहाज के ठहरने का जगह, अब पतन कहते हैं जहां पे समुद्री व्यापार का केंद्र है। जिस तरह से एयरपोर्ट होता है वैसे ही तो पोताश्रय को पतन कहा जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है, पोताश्रय पुराना नाम है और पतन नया नाम है। ठीक है, अभी और भी हमने क्या कर दिया है, जो हमारे पतन है ना, जो हमारे पतन है, वहां पे कुछ पतनों पे हमने 9 सैनिक अड्डे बना लिए हैं। 9 सैनिक अड्डे, ठीक है, मतलब 9 सेना के लोग रहते हैं, जो क्या करते हैं, ये पूरी सीमा की रक्षा करते हैं। जो द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बात किया, इसकी रक्षा करते हैं। फिर से इसको कहता हूं, इसमें 2 चीज मिक्स हो गया है। एक हो गया है कारण कि पुनरुद्धार क्यों हुआ, और दूसरा थोड़ा सा कि पुनरुद्धार कैसे हुआ। तो कैसे में सबसे पहले कि पोताश्रय को हमने पतन बना दिया है। स्वतंत्रता से पहले इसे पोताश्रय कहते थे बंदरगाहों को, अब पतन कहते हैं। दूसरा, हमने जो पतन है उसको 9 सैनिक अड्डे बना दिए हैं, जहां पे 9 सेना के लोग रहते हैं और हमारे तटों की, हमारे द्वीपों की, हमारे जो खनिज क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो यह हो गया। और भी इसमें क्या विकास किया है कि हमने समुद्र तटीय भागों में मत्स्य उद्योग का विकास कर लिया है। मत्स्य उद्योग का विकास, खूब मछली पकड़ते हैं हम। तो यह सब पुनरुद्धार है। पुनरुद्धार में पहला उद्धार क्या, पोताश्रय को पतन बना दिया। दूसरा उद्धार क्या कि पतनों पे नौसेना रहती है, और नौसेना क्या करती है, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों का, द्वीपों की रक्षा करती है, तट रेखा की रक्षा करती है। हमने मत्स्य उद्योग का केंद्र बना दिया है अपने समुद्री क्षेत्रों को। साथ में जो हमारा 19.2 किलोमीटर का एरिया, जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार रहता है, समुद्र का एरिया है हमारे तट के पास से, इस पर हम अनेक तरह के खनिजों का उत्पादन करने लगे हैं। तो इस तरह से समुद्री मार्ग का हम पुनरुद्धार किए हुए हैं। और कारण क्या है, कारण है
कि तट रेखा की रक्षा करना, द्वीपों की रक्षा करना। ठीक है, इस टॉपिक को हमने खत्म किया। नोट्स पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप से पूछिएगा, चाहे फिर कल पूछिएगा। अभी आगे पढ़ते हैं। टाइम बता दीजिए हमें, टाइम कितना हुआ है? बहुत टाइम लगा दिया उसी में। ठीक है, अभी है कि अत्यंत महत्वपूर्ण पतन। आपने पढ़ा ना कि हमारे देश में 13 पतन है ना, बड़े बड़े, और 200 छोटे छोटे पतन है, जो किताब में लिखा गया उसके हिसाब से। ठीक है, 13 बड़े बड़े हैं और 200 छोटे छोटे पतन हैं हमारे देश में। चलिए, यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है ना, ये 13 पतन इसमें है। पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप सब पहले से वाकिफ हो गए हैं कि हमारा जो इंडिया का मैप है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। आप जानते हैं इधर क्या है, गुजरात है, 1 नंबर पे गुजरात को रखते हैं। 2 नंबर पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। 3 नंबर पे यहाँ पर गोवा है ना। 4 नंबर पे इधर कर्नाटका है। 5 नंबर पर इधर केरला है। 6 पे तमिलनाडु है। 7 पे आंध्र प्रदेश है। 8 पे ओडिशा है। 9 पे वेस्ट बंगाल है। ये 9 क्यों लिखा मैंने? 9 तक 1-2 क्यों दिया हमने? क्योंकि यही राज्य हैं जो समुद्र के तट पर हैं। तो जीके में कोई प्रश्न पूछता है कि हमारे देश के कितने राज्य समुद्र के तट पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? 9 राज्य। और 9 को आप क्रम से याद कर सकते हैं। आपको तो शुरू से ही बताते रहा हूं मैप, ये है ना, कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, याद भी हो गया होगा आपको। ये पूरे 9 राज्य हैं। यह 3 नंबर है ना, गोवा। 9 राज्य हैं जो समुद्र के तट पर हैं, और समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। ठीक है, तो यह है। इसे हम फिर कल भी पढ़ेंगे बिकॉज। हाँ जी, कुछ डाउट है? चलिए, अभी देखिए चित्र में खाली पोर्ट ब्लेयर पोर्ट को हम नहीं बात करेंगे। बाकी जितने पोर्ट्स हैं ना, यह 13 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हल्दिया भी यहीं पे है तो 13 है। 13 है, मेन 13 यही है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और आप सब समझ गए हैं। पहला जो पोर्ट हम पढ़ेंगे यह है कांडला पोर्ट। हिंदी में लिख देता हूं, नाम है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम बदल गया है, अभी किताब में नहीं लिखा है। इसे बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट। क्या बोलते हैं? दीनदयाल पोर्ट। तो पहला हो गया कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट कहाँ है बताऊं आपको? गल्फ ऑफ कच्छ में है। गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर है कांडला पोर्ट। आप जानते हैं ना कि ये जो अंदर धंसी हुई जमीन है, इसे कौन सी खाड़ी कहते हैं? बताइए, बताया हूं आपको। पहले क, उसके बाद ख, यही बताया था इसका हिसाब हमने। गल्फ ऑफ कच्छ, पहले है गल्फ ऑफ कच्छ क, और दूसरा यहाँ पे है, इसे बोलते हैं ख, गल्फ ऑफ खंभात। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ हाँ, ऊपर वाले जो अंदर पानी घुसा हुआ है ना, इसे बोलते हैं खाड़ी, और इसी का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ कच्छ में, यहाँ पर है यह पोर्ट कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। और ये गल्फ ऑफ खंभात की बात हमने कर लिया। यहाँ कोई पोर्ट, बड़ा सा पोर्ट नहीं है। अभी मुंबई में आते हैं। तो मुंबई में यहाँ पर है पोर्ट जिसका नाम है मुंबई पोर्ट। नाम है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट हमारे देश का सबसे बिजी पोर्ट है। सबसे बिजी पोर्ट है। हम इसको रोक दें क्या? कुछ दूसरा पढ़ लेते हैं, कल पढ़ाएंगे शुरू से अंत तक इसको, क्योंकि आधा पढ़ लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक देख लीजिए। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग पढ़ते हैं। उसको पोर्ट को छोड़ देते हैं, पोर्ट को कल पढ़ लेंगे, शुरू में ही पढ़ेंगे उसको। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग, देखिए आप समझते हैं, जैसे हमारा इंडिया को दिख रहा है ना, इधर IND इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, ये जो बना रखा है मार्क, ये सब पोर्ट का निशान है एक तरह से कहें तो ऐसा नहीं कि शिप कहीं से कहीं जाता है, मार्ग बना हुआ है। देखिए मोटा सा है, यह है मेन रूट, और पतला सा है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी रूट। हाँ, और
पोर्ट को हार्बर भी कहते हैं, एक और वर्ड इंग्लिश का सीख लिया, पोर्ट को हार्बर भी कहते हैं। तो ये सब डीप हार्बर है जो निशान मारा हुआ है एंकर का, ठीक है। तो हमारे देश के लिए जो महत्वपूर्ण या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग हैं उसको देखते हैं, पोर्ट कल देखेंगे क्योंकि खत्म नहीं होगा, और हड़बड़ा कर करेंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा। सबसे पहला मार्ग है, जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं वह है स्वेज नहर मार्ग। स्वेज नहर मार्ग, स्वेज नहर बताऊं कहाँ, देखिए आप, मेरा पेन जहां चल रहा है इधर जो पीला एरिया ना, EGY, यह एक देश है, नाम है इजिप्ट। और इधर है, इधर तो जॉर्डन लिखा हुआ, यहाँ पे कोई और देश है, इधर इसराइल है। हाँ, चेक करना स्वेज नहर किन किन देशों के बीच में है। तो यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पे जमीन है, पतला सा नहर बनाया गया, पतला सा, इतना मोटा जो आपको मार्ग दिख रहा है ना सफेद, वो नहीं है, पतला सा नहर बनाया गया है, इसे बोलते हैं स्वेज नहर, बोलते हैं स्वेज नहर। और एक मार्ग देखिए यहाँ से जाता है इधर, इधर अपना एक पोर्ट है, केरला में एक पोर्ट है और उसका नाम है कोची पोर्ट, कोची या कोचीन पोर्ट। तो देख रहे हैं कि इधर से ये जा रहा है स्वेज नहर की तरफ से, बंबई से भी ये सीधा रास्ता आता है, बंबई पोर्ट से भी जाता है, मुंबई पोर्ट से स्वेज नहर मार्ग की तरफ। तो पहला मार्ग है स्वेज नहर मार्ग। दूसरा मार्ग है केप मार्ग, केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, देखिए नीचे, सबसे नीचे अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, और इधर मार्ग दिख रहा है, इसे कहते हैं केप मार्ग। देखिए कैसे मार्ग बना हुआ है, मतलब हमारा जहाज फिर इस मार्ग पे आता है, फिर यहाँ से जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में से चला जाएगा, बिल्कुल नहीं करे होगा, जो समुद्री मार्ग बना है उसी मार्ग से जाना होता है, ऐसे जाएगा। अगर हमारे जहाज को जाना होगा दक्षिणी अमेरिका के देशों में तो केप ऑफ गुड मार्ग से होकर जाना होगा इसको, ठीक है। तो दूसरा मार्ग, पहला हो गया स्वेज मार्ग, दूसरा हो गया केप मार्ग। केप मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ, केप मार्ग इंग्लिश में, हाँ केप, इंग्लिश, हाँ केप मार्ग इंग्लिश में कहते हैं CAP, इसे कहते हैं स्वेज मार्ग मिलेगा है। तो दो मार्ग हो गया। तीसरा मार्ग है सिंगापुर मार्ग। सिंगापुर मार्ग लिख देता हूं पहले ताकि आप सबको आवाज भी कम जा रही होगी तो समझ में आएगा। सिंगापुर मार्ग, सिंगापुर कहाँ है, देखिए सिंगापुर है इधर, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है सिंगापुर, हाँ एंकर बना दिया, दिख नहीं रहा है। और ये जो यहाँ पे जो खाड़ी दिख रही है ना, खाड़ी किसे कहते हैं, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, इधर गल्फ ऑफ खंभात है, मतलब समुद्र जो हमारे अंदर घुसा सा लगता है, ऐसे ही यहाँ पर एक खाड़ी है जो मैं घेर रहा हूँ, एक खाड़ी है, इसे बोलते हैं मलक्का की खाड़ी, इसे कहते हैं, किताब में नहीं लिखा है, मलक्का की खाड़ी, ठीक है। तो मलक्का की खाड़ी से एक मार्ग बना हुआ है जो यहाँ पे मेन केंद्र है सिंगापुर, सिंगापुर से इधर पूरब की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, चाइना है, इधर जापान है, और फिर उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट तक जाएगा। ये सब देखिए, ये सब मार्ग है, सिंगापुर से ही होकर जा रहा है। तो सिंगापुर सेंट्रल पॉइंट है, इसलिए हम बोलते हैं जो ये मार्ग है इसे कह देते हैं सिंगापुर मार्ग। तीसरा मार्ग हो गया सिंगापुर मार्ग। चौथा मार्ग है ऑस्ट्रेलिया मार्ग। ऑस्ट्रेलिया मार्ग क्या, सिंगापुर मार्ग से ही जो मार्ग ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मार्ग। दक्षिण की तरफ जो जा रहा है ना, इसे ही कहेंगे ऑस्ट्रेलिया मार्ग। यह है चौथा नंबर। नाम तो जानते हैं, यहाँ पे US लिखा भी है, इजिप्ट और किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मार्ग। तो ये चार मेन अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग हैं जिनका हम करते हैं। देखिए यहाँ पे यह है स्वेज नहर मार्ग एक नंबर, दूसरा नंबर केप मार्ग, तीसरा नंबर सिंगापुर मार्ग, जो इधर से जाएगा इसे बोलेंगे सिंगापुर मार्ग।
जो पूरब यस सर। पूरब की तरफ जाएगा ना, इसे ही बोलेंगे सिंगापुर मार्ग। और सिंगापुर से जो दक्षिण की तरफ आएगा, इसे बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया मार्ग। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग हैं जो हमारे देश के जो शिप्स हैं यूज करते हैं, और बहुत सारे भी हैं। किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे बंदरगाह, हैं? और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वायु मार्ग। कल बंदरगाह अगर खत्म होता है तो फिर हम वायु मार्ग भी पढ़ेंगे।